सोचा है कि लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म ये दो शब्द जो सुनने में इतने मिलते जुलते हैं, असल में क्या हैं? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं और यहीं पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या ये वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनके बीच कोई बड़ा फर्क है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल सीधा है, लिबरल और नियो लिबरल इनमें असली फर्क है क्या? आखिर वो कौन सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक फैमिली ट्री की तरह देखना। सोचिए, एक पुराना मजबूत पेड़ है, एक मूल विचार जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और फिर वक्त के साथ इस पेड़ से दो बिल्कुल अलग अलग शाखाएं निकल आती हैं। तो अगर हमें इन शाखाओं को समझना है तो सबसे पहले हमें उस पेड़ की जड़ों को खोदकर देखना होगा। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। और ये जड़ें हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, हिंदी में कहें तो शास्त्रीय उदारवाद। जी हां, यहीं से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म का जन्म हुआ था एनलाइटनमेंट के दौर में, मतलब 17वीं-18वीं सदी में। उस जमाने में राजाओं और जमींदारों का बोलबाला था, हर चीज पर उनका कंट्रोल था। तो इस विचारधारा का एक ही मकसद था, व्यक्ति को, आम इंसान को इस भारी भरकम कंट्रोल से आजाद कराना, उसे अपनी जिंदगी जीने की फ्रीडम देना। इसके जो कोर आइडियाज थे वो व्यक्ति को सबसे ऊपर रखते थे। सबसे पहला था नेगेटिव लिबर्टी, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बुरी चीज थी, इसका सीधा सा मतलब था सरकार से आजादी। मतलब सरकार किसी की जिंदगी में बेवजह दखल अंदाजी ना करे। और दूसरा बड़ा आइडिया था लेसे फेयर। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है अकेला छोड़ दो, यानी इकोनॉमी के मामले में सरकार को दूर रहना चाहिए, बाजार को अपने हिसाब से चलने दो। जॉन लॉक जैसे बड़े बड़े थिंकर्स ने इस आइडिया को और मजबूत किया। उनका कहना था कि कुछ चीजें जैसे कि जीवन, आजादी और अपनी संपत्ति रखने का हक, ये सब हमारे नेचुरल राइट्स हैं। ये हमें कोई राजा या सरकार तोहफे में नहीं देती, ये तो हमें बस इंसान होने के नाते मिलते हैं। और सरकार का काम बस इतना है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे, एक गार्ड की तरह, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 19वीं सदी आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगीं, लेकिन साथ ही भयानक गरीबी और असमानता भी पैदा हुई। लाखों लोग बहुत बुरी हालत में जी रहे थे। और तब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या सिर्फ सरकार का दखल ना देना ही असली आज़ादी है? अगर कोई भूखा है, बीमार है, तो उसके लिए इस आज़ादी का क्या मतलब? बस यही वो सवाल था जिसने इस विचारधारा के अंदर पहली दरार डाली। और इसी दरार से हमारे उस फैमिली ट्री की पहली बड़ी शाखा निकलकर सामने आए। इसका नाम था मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी आधुनिक उदारवाद। और ये एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। मॉडर्न लिबरल्स ने कहा, रुको, असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अकेला छोड़ देना नहीं होता। सोचिए, उस आज़ादी का क्या फ़ायदा अगर किसी के पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य या आगे बढ़ने का कोई मौका ही ना हो? तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, पॉजिटिव लिबर्टी, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब था कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एक अच्छा जीवन जीने की काबिलियत दे, उन्हें वो मौके दे। सिर्फ उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना काफी नहीं है। इस सोच को असल जिंदगी में देखना हो तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसे हम सब NHS के नाम से जानते हैं। इसकी नींव ही इस सोच पर रखी गई थी कि भाई देश के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी ही चाहिए। ये मॉडर्न लिबरलिज्म का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ सरकार, या कहें स्टेट, सोशल जस्टिस के लिए मार्केट में सीधे सीधे दखल देती है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल बनाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 20वीं सदी के आखिर तक आते आते इस वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य की बुराइयां भी सामने आने लगीं। कई लोगों को लगने लगा कि ये सिस्टम बहुत खर्चीला है, इनएफिशिएंट है, और इसी रिएक्शन में से हमारे उस फैमिली ट्री की दूसरी शाखा फूटी, और इसका नाम था नियो लिबरलिज्म, यानी नव उदारवाद। नियो लिबरलिज्म का सीधा सीधा तर्क था कि इस वेलफेयर स्टेट ने इकोनॉमी की रफ्तार धीमी कर दी है और लोगों की आज़ादी छीन ली है। तो उनका सल्यूशन क्या था? उनका सल्यूशन था, चलो वापस जड़ों की तरफ चलते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के फ्री मार्केट वाले आइडियाज पर। लेकिन इस बार और भी ज्यादा जोर शोर के साथ। उनका मानना था कि मार्केट ही हर समस्या का समाधान है। और अगर इसका कोई पोस्टर चाइल्ड है तो वो है यूनाइटेड किंगडम की मार्गरेट थैचर। उनके दौर को थैचरिज्म के नाम से भी जाना जाता है।
उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक करके सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया, जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। बाजार पर से सरकारी नियम कानून कम कर दिए और ट्रेड यूनियनों की ताकत को भी काफी कम कर दिया। मकसद सिर्फ एक था, इकोनॉमी को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। और नतीजा? हाँ, इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो बढ़ी, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी। ओके, तो अब हम पेड़ की दोनों शाखाओं को देख चुके हैं। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का। एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इन दोनों में जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है, वो है स्टेट यानी सरकार के रोल को लेकर। मॉडर्न लिबरलिज्म के लिए सरकार एक सेफ्टी नेट की तरह है, एक सुरक्षा जाल जो लोगों को गिरने पर संभाले, उनकी मदद करे। वहीं नियोलिबरलिज्म के लिए सरकार सिर्फ एक नाइट वॉचमैन है, एक चौकीदार जिसका काम बस प्रॉपर्टी और लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत करना है, और कुछ नहीं। ये टेबल इस फर्क को और भी अच्छे से दिखाती है। एक बात पर गौर कीजिए, मॉडर्न लिबरलिज्म के सेंटर में है इंडिविजुअल यानी व्यक्ति और उसके अधिकार, और इन अधिकारों को पक्का करने के लिए वो मिक्स्ड इकोनॉमी को जरूरी मानता है। और इसके ठीक उलट न्यू लिबरलिज्म के सेंटर में है फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार, और उसकी नज़र में ये वेलफेयर स्टेट इस फ्री मार्केट के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। अब देखिए, एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए दोनों की आलोचनाओं को समझना भी जरूरी है। तो मॉडर्न लिबरलिज्म पर क्या आरोप लगते हैं? आलोचक कहते हैं कि ये इंडिविजुअल पर इतना ज्यादा फोकस करता है कि कम्युनिटी की भावना यानी सामुदायिक मूल्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े वेलफेयर प्रोग्राम और ज्यादा टैक्स इकोनॉमी की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं और लोगों को सरकार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना देते हैं। और अब आते हैं न्यू लिबरलिज्म पर। इसकी सबसे बड़ी और सबसे तीखी आलोचना ये है कि ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को बेतहाशा बढ़ा देता है। जब सोशल सेफ्टी नेट कमजोर होते हैं तो सबसे ज्यादा मार गरीबों पर ही पड़ती है, और जब आप बाजार को बिना किसी लगाम के खुला छोड़ देते हैं तो फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी बड़ी बड़ी आर्थिक तबाही का खतरा भी बना रहता है। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने वाली बहस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहस आज भी इसी वक्त हमारे चारों ओर चल रही है। आज दुनिया की हर सरकार, हर समाज इसी एक बुनियादी सवाल से जूझ रहा है। इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल वेलफेयर के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? किसी को कितनी आज़ादी दी जाए और समाज की देखभाल के लिए सरकार कितना दखल दे? हमारे देश में भी जब टैक्स रेट्स, हेल्थ केयर पॉलिसीज या एजुकेशन पर बहस होती है तो असल में उस बहस की जड़ में कहीं ना कहीं लिबरलिज्म और नियोलिबरलिज्म का यही पुराना पारिवारिक झगड़ा होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमें किस चीज को चुनना चाहिए? मार्केट की एफिशिएंसी को, या फिर सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता को? या फिर क्या इन दोनों के बीच कोई परफेक्ट बैलेंस, कोई सुनहरा रास्ता निकालना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना हम सबके लिए